आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की और उसमें भी खास तौर पर त्रिभाषा नीति पर। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ सूत्र हैं जो इसकी चुनौतियों और समाधानों का विश्लेषण करते हैं। कोशिश रहेगी कि इसकी बारीकियां समझें, वो जो कथित लचीलापन है वो क्या है और हाल में जो महाराष्ट्र में हुआ वो क्यों हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। देखिए, सिद्धांत में तो ये नीति मतलब एनईपी 2020 वाली राज्यों को 3 भाषाएं चुनने की छूट देती है। अच्छा। 2 भारतीय भाषाएं और 1 विदेशी। और हाँ, इसे पहले के फॉर्मूलों से ज्यादा लचीला माना भी जा रहा है। क्योंकि पहले वालों का तो काफी विरोध हुआ था, खासकर दक्षिण भारत में। पर इतिहास देखें तो भाषा नीतियां और उनमें भी अगर हिंदी को लेकर कुछ हो तो विवाद तो हो ही जाता है। तो अगर ये एनईपी 2020 वाला फॉर्मूला ज्यादा लचीला है तो फिर ये अभी महाराष्ट्र में ताजा विवाद क्यों उठा? क्या हुआ वहां असल में? देखिए, लचीलेपन का दावा अपनी जगह है, पर एक डर जो है ना, वो हमेशा रहता है कि दूसरी भारतीय भाषा के नाम पर कहीं हिंदी ही ना थोप दी जाए, मतलब डिफॉल्ट चॉइस ना बन जाए। अच्छा। महाराष्ट्र सरकार ने यही कोशिश की। कक्षा 5 तक दूसरी भारतीय भाषा के तौर पर हिंदी को प्राथमिकता देने की बात हुई, दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं के ऊपर। और बस फिर क्या था, राज्य में एकदम से समझिए राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया। मतलब हालत ये हुई कि जो विरोधी नेता हैं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, वो भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ एक साथ आ गए। अरे वाह। हाँ, इसे हिंदी थोपना कहा गया। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक नीतिगत बात जमीन पर राजनीति से टकराती है और भाषा का मुद्दा कैसे समीकरण बदल देता है, विरोधी भी एक साथ। तो फिर सरकार ने क्या किया इस विरोध के बाद? हाँ, तो जाहिर है जब इतना विरोध हुआ तो सरकार को पीछे हटना पड़ा, अपना फैसला वापस ले लिया। अच्छा। अब एक समिति बनाई गई है डॉक्टर नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में। ये समिति सारे स्टेक होल्डर से मतलब संबंधित पक्षों से बात करेगी और देखेगी कि ये त्रिभाषा नीति कितनी प्रासंगिक है, कितनी काम की है। और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये आश्वासन भी दिया है कि सरकार समिति जो भी कहेगी वो सिफारिशें मानेगी। पर यहाँ एक मतलब विरोधाभास सा दिखता है। कैसा विरोधाभास? एक तरफ तो देखिए बीजेपी इसे राष्ट्रीय गौरव और एकता से जोड़ती है, लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। ज्यादातर छात्र, और ये मैं हिंदी भाषी क्षेत्रों की भी बात कर रहा हूँ, वो असल में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल कारणों से? हाँ बिल्कुल, रोजगार वगैरह के लिए। तो ये एक अजीब सी स्थिति है। इसी बीच मुझे याद है महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार का भी एक बयान आया था। हाँ। उनका तर्क था कि राज्य में करीब 20% छात्र तो पहले से ही तीसरी भाषा सीख रहे हैं और ये नई नीति तो सभी छात्रों को ये विकल्प देगी। मतलब बड़ा लोकतांत्रिक सा। पर यहीं पर वो बात आ जाती है, नीति के इरादे और जमीनी हकीकत का फासला। मतलब ये कि क्या स्कूल, क्या राज्य सरकारें वाकई में 15 अलग-अलग भाषाएं पढ़ाने के लिए तैयार हैं? क्या उनके पास उतने शिक्षक हैं, उतने संसाधन हैं? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। व्यवहार में तो अक्सर यही देखा गया है, जैसे बिहार का ही उदाहरण लें। त्रिभाषा नीति वहां भी है, पर शायद ही किसी ने तमिल या मलयालम सीखी हो। अच्छा। छात्र या स्कूल वो अक्सर वही चुनते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो। हाँ। और वो ज्यादातर हिंदी ही होती है। तो संसाधनों की कमी एक बहुत बहुत बड़ी बाधा है। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। यानी सिद्धांत में भले ही बहुत सारे विकल्प दिखें, पर असलियत में शायद वो विकल्प उतने हैं नहीं। फिर भी क्या सेलार की इस बात में दम नहीं कि कम से कम सिद्धांत में तो अब सबको विकल्प मिल रहा है, पहले शायद वो भी नहीं था, भले ही लागू करना मुश्किल हो। हाँ, आपकी बात अपने वजन है। सैद्धांतिक उपलब्धता भी अपने आप में एक कदम है, मान सकते हैं। लेकिन देखिए, किसी भी नीति की सफलता या विफलता तो इसी पर निर्भर करती है ना कि उसे जमीन पर उतारा कैसे जाता है। सही बात है। अगर लचीलापन सिर्फ कागज पर रह जाए और असल में विकल्प सीमित हों, तो फिर नीति का जो असली मकसद है वो तो पूरा नहीं होता, और फिर ये सिर्फ भाषा चुनने का मामला नहीं रहता। तो फिर ये भाषाई समानता, संसाधनों के सही बंटवारे का भी सवाल बन जाता है। तो अगर हम इसे समेटें तो कह सकते हैं कि त्रिभाषा नीति का इरादा तो नेक है, भाषाई विविधता का सम्मान, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। हाँ, इरादा तो यही लगता है। लेकिन वो हिंदी थूथने वाली पुरानी आशंकाएं हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं और सबसे बड़ी बात, इसे लागू करने की प्रैक्टिकल दिक्कतें जैसे शिक्षक, संसाधन वगैरह, ये सब मिलकर इस नीति को बहुत पेचीदा बना देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि जो नीति बना रहे हैं और जो उसे लागू करेंगे, वो देश के अलग अलग हिस्सों से जो आवाजें आ रही हैं, जो चिंताएं हैं, जो सुझाव हैं, उन पर गंभीरता से ध्यान दें। शायद सच्ची एकता के लिए हमें पहले
एकता की भाषा सीखनी होगी, मतलब एक दूसरे को सुनने की, समझने की क्षमता। और चलिए जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। भाषाओं के चयन वाली इस बहस से अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो ये सोचें कि इस नीति के तहत जो भी भाषा चुनी जाए उसके शिक्षण की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है, खासकर तब जब हमें पता है कि स्कूलों के पास संसाधन अक्सर सीमित ही होते हैं।